पाद पद्म लोके जरारोग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां च व्योमवातवनिवारिवहनिं पञ्चात्मकदेहभाजं संताप जराज्वरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, आगे उसको ले जाते हुए, मैं आज कार्यक्रम में सर्वप्रथम डॉक्टर विरल भाई शाह को आज के द्रव्य के गुण परिचय के लिए आमंत्रित करती हूँ। वैद्य विरल भाई शाह, आप IPGTNR जामनगर से द्रव्य गुण में PG है और आप अभी अहमदाबाद में प्राइवेट प्रैक्टिशनर है। आपकी शास्त्रीय पद्धति से एकल द्रव्य चिकित्सा में आपने अनेक राज्य वैद्य रसिक लाल जी परीख और CP शुक्ल सर जैसे महान लोगों से आपने चिकित्सा का ज्ञान लिया है और इसको आज जन जन तक बहुत ही अल्प औषधि प्रयोग और अल्प थोड़े पैसों से पहुंचाने का आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपका मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए आज के वक्तव्य के लिए मैं आपको आह्वान करती हूँ। ओवर टू यू वैद्य विरल भाई शाह। धन्यवाद सभी आदरणीय वैद्यगण, सभी अध्यापक गण और विद्यार्थी मित्रों। लास्ट टाइम हमने यव के बारे में बात किया था। तो यव क्या है कि लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के केसेस भी बहुत आते हैं, जैसे 40,000 60,000 लिम्फोसाइट बड़े हो, ऐसे केस आते हैं। 1 लाख तक भी हो जाते हैं ल्यूकेमिया में। थैलेसेमिया के केसेस भी बहुत है, हीमोफिलिया भी हेरिडेटरी के केस आते हैं। तो ये जो सौनिक दृष्टि के भी जो भी केस है उसमें ये जौ एक अच्छी औषधि हो सकती है कि जठराग्नि को थोड़ा सा अच्छा करिए, फिर जौ की प्रिपरेशन देना चालू करिए। तो जौ को आप जो बाजार से जौ आता है और तो जौ को आप धूप में सुखा दे और थोड़ा सा साफ कर दे, जिस तरह से जौ को साफ कर दे और फिर इस जौ को मिक्सर में क्रश करें या घंटी में क्रश करके फिर ऊपर से छान ले, तो ऊपर उसका दलिया बन जाएगा और नीचे उसका पाउडर आ जाएगा। तो ये जो आटा बनता है तो उसे आटा से आप उसकी रोटी भाखरी ऐसा बना सकते हैं, और जो दलिया आता है उसको पकाकर ऐसे कंसार जैसा दलिया भी बना सकते हैं। तो ये जो जौ है वैसे मेद धातु पर काम करता है, तो ये वजन कम करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। वजन तो कम करता है लेकिन जठराग्नि को डिस्टर्ब नहीं करता है। जो हमारी दवाई में ये खास विशेषता है। जबकि जो मॉडर्न में दी जाती है ऑर्लिस्टेट नाम की जो दवाई दी जाती है, जो लाइपेस इनहिबिटर रहते हैं, जो पैंक्रेटिक लाइपेस है उसको उसकी क्रिया को रुक देते हैं और फिर जो इमेच्योर फैट शरीर से बाहर निकल जाती है। अनडाइजेस्टेड फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते और जो अनडाइजेस्टेड फैट को बाहर निकालने की क्रिया एक दवाई करती थी। एक दूसरी सिबिट्रामाइन नाम की दवाई है, वैसी भी देती है, तो उसमें भी जठराग्नि मांदी जैसे लक्षण होते हैं, चेस्ट पेन या रीनाइटिस, एलर्जिक रिनाइटिस, फेरेंजाइटिस ऐसे होते हैं, वो भी जठराग्नि मांदी करते। तो हमारी दवाई में क्या विशेषता है कि हम वजन तो कम करते हैं लेकिन जठराग्नि को डिस्टर्ब, शरीर की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसके साथ छेड़ा नहीं करते। तो ये जौ की अलग अलग प्रिपरेशन है। जौ की एक अच्छी और एक प्रिपरेशन है कि उसकी यवागु पिया बनानी। जैसे हमने चावल की यवागु तो थोड़ा सा फेमस हुआ है, लेकिन जौ की भी यवागु बनानी चाहिए। जौ को भी 10-12 गुना पानी में पका दीजिए और उसमें थोड़ा सा मिश्री डालकर, वो भी रक्त दुष्टि जन्य केसेस में देना चाहिए। खास तौर पे आमाशय में विकृति है, आमाशय में टेंडरनेस है, आमाशय में पेन है और जो सर्दी होती है, कई लोगों क्या कहते, मान लो कि टमाटा की ग्रेवी वाला कुछ खा लिया, ऐसा कोई भाजी पाव हुई, ऐसी कोई चीज खा ली, कोई खट्टी चीज खाई, फर्मेंटेड फूड खा लिया। खास तौर पे बच्चों में भी ऐसा होता है, तो बार बार सर्दी होती है तो कुछ भी टिकता नहीं है। तो तो ऐसी परिस्थिति में जौ की यवागु है वो काम आती है।
ऐसी परिस्थिति में पानी भी एक औषधि है। ये पानी को भी, जल को भी एक औषधि बताया गया कि सर्दी के रोगों में पानी भी मूर मूर लेते तो वो पानी भी औषधि है। पानी अजीर्ण को भी दूर करता है। चावल का पानी भी ऐसी परिस्थिति में काम आती है। हमारे यहाँ आम्र पल्लव और जाम्बू पल्लव, उसका जो उसको 10-12 गाना पानी में पका कर उसका भी पानी देते हैं। इस तरह से जौ का पानी भी इस तरह से दिया जा सकता है। जौ की एक और प्रिपरेशन है कि शास्त्रोकारों की दृष्टि बहुत सूक्ष्म होती है। जैसे बुखार आते हैं तो बुखार में, ज्वर में ऐसा होता है कि कई बार जठराग्नि में इतना मंदे हो जाता है, तो जो चावल का पानी देना है, मूंग का पानी देना है, डायरेक्ट नहीं देना है। चावल को सेकना है, मूंग को सेकना है, फिर उसको 10 बार गुना पानी में डालकर उसको पकाकर उसका पानी देना है। इसी तरह से जौ को भी सेक देते हैं, फिर उसका आटा बनाते हैं, फिर उसको ज्यादा पानी डालकर उसका सीरा बनाते हैं, या जौ को ज्यादा पानी डालकर उसका सीरा बनाते हैं। वो भी रक्त दुष्टि जन्य रोगों में काम आता है। एक और जौ की प्रिपरेशन है यौगसार सितोकला। वो तो बहुत लोगों ने काम किया कि यौगसार आजकल दो प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल होता है, एक ओरिजिनल होता है, एक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो जो कई लोग ओरिजिनल भी बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मिलता है, अहमदाबाद में भी मिलता है। तो ये यौगसार होता है, करीब 100-125 मिलीग्राम उसका डोज होता है, और उसके साथ तो शर्करा मिलानी होती। जो लोगों की हाँ। हेलो विरल भाई। हेलो। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी जी मैम। विरल भाई। हेलो। हेलो विरल भाई। दीक्षा, हाँ हाँ जी मैम। आप कुछ संभालो, मैं है ना विरल भाई को फोन करती हूँ बेटा एक बार। जी जी मैम। अभी जो विरल सर बता रहे थे जौ के बारे में, तो मैं क्योंकि गायनी की हूँ तो उसी से संबंधित बताऊंगी कि जौ जो है हमारी रजस्वलाचर्या का भी एक स्टार इंग्रेडिएंट है। रजस्वलाचर्या जो कि हम मोस्टली गायनिक प्रॉब्लम्स में हम यूज करते हैं, और सिर्फ उस चर्या के माध्यम से हमने काफी चीजें अटेंड की है, क्योंकि इस दौरान जो हम आहार विहार देते हैं वो हम इस तरीके का देंगे कि जो ज्यादा वात प्रकोपक नहीं हो, दाही ना हो। तो आचार्यों ने भी वहां पे जब मेंशन किया है, वहां पे उन्हें हविष्यान्न मेंशन किया है, यानी ऐसा जो आप अन्न उस दौरान पेशेंट को दें जो कि जैसे अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करें। यानी जिस तरह हम यज्ञ में आहुति में थोड़ा थोड़ा मात्रा में हविष्य डालते हैं, तो उसी तरीके से हम बॉडी में भी उस तरीके से ही जो हमारी डाइट इतनी लाइट रहे, जो कि हमारी बॉडी के अग्निवर्धन का काम करे, और अल्टीमेटली वो किसी न किसी तरीके से हम उस रजस्वलाचर्या को फॉलो करके हम जो एक फीमेल हार्मनी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हार्मनी, उसको मेंटेन कर सकें। तो उसके लिए हम मोस्ट ऑफ पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि जो आपके ब्लीडिंग फेज है, जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज है, उस दौरान आप बहुत ज्यादा हैवी डाइट ना लें। यानी इनफैक्ट आप सिर्फ जौ का दलिया या फिर जौ का सत्तू, जौ की रोटी, इस तरीके की चीजें आप यूज करें। और जैसा कि सर ने बताया कि वेट लॉस या लेखन का कर्म जो है वो जौ करती है, तो कहीं ना कहीं हमारा एम वो भी रहता है कि हम जो हमारे रिप्रोडक्टिव फेज या फिर हम जो ब्लीडिंग फेज है उस दौरान हम पेशेंट को जौ यूज करवाते हैं, जिससे कि जो उसके पेशेंट का जो अग्निमांद्य जो हमें लग रहा है कि रस धातु अग्निमांद्य, रस धातु अग्निमांद्य, उस लेवल पर अगर हम अग्निमांद्य उसको सस्पेक्ट करते हैं, तो वो जौ लेने से हम सोच सकते हैं ऐसा कि उसके जो अग्नि जो है वो वर्धन हो रहा है, और बॉडी में क्योंकि कर्षण वाली प्रॉपर्टी भी आती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी मेंस्ट्रुअल हार्मनी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसी के साथ जैसा कि सर ने बताया कि जो जौ है उसको हम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छी है। यूज कैसे करना उसका बहुत जो वेराइटी के हम तरीकों से उसे यूज कर सकते हैं, वो तो सर जैसा कि हमें बता ही रहे थे।
इसके अलावा हम नॉर्मली भी देखा जाए कि कर्षण प्रॉपर्टी होने के कारण वेट लॉस में भी हम इसको बहुत अच्छा यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीसीओडी पेशेंट्स को यदि हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप आपकी डाइट में जौ का यूज मैक्सिमम कर रहे हैं तो उससे वेट लॉस भी बहुत अच्छे मात्रा में नोटिस किया गया है। इसके अलावा जैसे जो रिप्रोडक्टिव फेज के जो पेशेंट्स होते हैं, जो फीमेल पेशेंट्स होते हैं, या फिर हम देखें जो प्यूबर्टी एज की जो पेशेंट्स होती हैं, उनमें जंक फूड खाने की इस तरीके की बहुत सी जो टेंडेंसी पाई जाती है, तो उसको भी हमें ओवरकम करने के लिए पेशेंट को हमें बताना चाहिए कि आप एज अ सब्स्टिट्यूट उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज करें, जहाँ पर जौ का बहुत ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि टू यूज जौ इन मैक्सिमम मात्रा। और इसी के अलावा जैसे हम जो फीमेल जो हमारी पेशेंट्स होती हैं उनको हम कहते हैं कि टू टेक लाइट डाइट एंड टू टेक ऐसी डाइट जो कि विदाही ना करे, इस तरीके। हेलो, दीक्षा। हेलो दीक्षा। हाँ जी मैम, जी मैम, जी मैम। सीमा मैडम को ही बुला लेते हैं। विरल भाई का मोबाइल है ना, स्विच ऑफ आ रहा है, तो दूसरा नंबर है नहीं। जी जी मैम, जी मैम। हाँ जी। आज के व्याख्यान के मुख्य वक्ता डॉक्टर सीमा मैडम का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। विरल भाई का व्याख्यान थोड़ा सा मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई, तो हम अगले उसमें उनके साथ ज्ञान लेंगे। तो आज के व्याख्यान के लिए मैं रिस्पेक्टेड डॉक्टर सीमा मुंजाल मैडम को आमंत्रित करती हूँ। आप कुरुक्षेत्र आयुष यूनिवर्सिटी में स्वास्थ्य विभाग के विभागाध्यक्ष है। आपके पास बहुत लंबा चिकित्सा एवं शैक्षणिक अनुभव भी है। आपका विश्वारित परिषद की ओर से स्वागत करते हुए मैं बहुत ही आनंदित अनुभव कर रही हूँ। आज के व्याख्यान के लिए मैडम मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर सीमा मैडम। Thank you, Dr. Hetalji. After a long time, good evening, everybody who has joined this session. I'm Dr. Seema from Kurukshetra Ayurvedic College. चलिए इसी बहाने, इसी व्याख्यान माला के बहाने डॉक्टर हेतल जी से मुलाकात हुई, तो डिजिटल जो कनेक्शन, डिजिटल नेटवर्किंग आखिर काम आई और उसने दो बिछड़े हुए लोगों को फेस टू फेस रूबरू करवा दिया। तो आज इस व्याख्यान माला में जो आज मुझसे कहा गया है, तो मैंने जो टॉपिक लिया है योगिक लाइफस्टाइल एंड हेल्थ। हम योग, बीइंग ए स्वस्थ पर्सन, हम योग के बारे में मैक्सिमम लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और अपनी दिनचर्या में उसको कहीं ना कहीं हिस्सा भी बना के रखे हुए हैं। तो अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में हमें सबसे पहला प्रयोजन उसका याद आता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये हमारा सबसे पहले सर्वोपरि जो कर्म है वो ही है। तो उस स्वस्थ रक्षण में हमें हेल्थ का कॉन्सेप्ट और यौगिक जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों में, दोनों में बेस भी बनाता है और उसमें हमारी हेल्प भी कर सकता है। तो पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि क्या हमें एक्चुअली जानना चाहिए इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि स्वस्थ रक्षण यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी उसे बीमारियों से बचाना, यानी प्रिवेंटिंग द डिजीज। तो यहाँ से प्रिवेंटिव मेडिसिन का कंसेप्ट शुरू होता है।
तो लिवेल और क्लार्क इन्होंने सबसे पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन की जो टर्म थी वो यूज की। तो अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में भी थोड़ा सा साथ साथ चलेंगे तो आई होप नोबडी विल माइंड कि योगिक लाइफस्टाइल योग और नया कंसेप्ट हेल्थ मेरा साइड बाय साइड चलेगा। तो लिवेल एंड क्लार्क ने ये बोला कि भी प्रिवेंटिव मेडिसिन इज अ साइंस एंड आर्ट, इसको एक आर्ट भी कहा गया फॉर प्रिवेंटिंग डिजीजेस, प्रोलॉन्गिंग life and maintaining health, physical and mental health and efficiency of a person। तो प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट जो है कि बीमारियों को न सिर्फ बीमारियों से बचाना बल्कि लाइफ को स्पैन को लंबा करना। और उसके साथ साथ फिर थोड़े समय बाद ये महसूस किया गया कि प्रिवेंटिंग डिजीज एक इंडिविजुअल के उसका बस का नहीं है, कि कुछ एक फैक्टर ऐसे होते हैं हमारी सोसाइटी के या सोशल एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर होते हैं जो सीधे पैदा करने में सीधा सीधा डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। तो वहां से इवॉल्व हुआ सोशल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट। तो सोशल मेडिसिन क्या है कि ये देखा गया कि एक्चुअली ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल, सोशल बीइंग। तो सोशल मेडिसिन जो है दैट इज अ साइंस टू डील विद द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर which is having dominant role in health and diseases of person or community or a group of population। और फिर इसको क्या कहा गया कि इट इज ए साइंस ऑफ सोशल ह्यूमन बीइंग एंड इट्स टोटल एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या क्या, फिजिकल एनवायरमेंट, उसका बायोलॉजिकल एनवायरमेंट और उसका सोशल एनवायरमेंट। तो इसके बारे में फिर हमें जानना पड़ा कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। जैसे हम बीएमएस में एडमिशन लेते हैं या एमडी में एडमिशन लेते हैं तो हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सबसे पहले इस बॉडी की रचना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो बॉडी की रचना यानी एनाटॉमी। तो इसी तरह से सोशल एनाटॉमी, सोशल फिजियोलॉजी, सोशल पैथोलॉजी एंड देन ये सब करते करते डायग्नोज करके फिर हम चिकित्सा की बात करते हैं, दैट इज सोशल थेरेपी। तो सोशल एनाटॉमी की बात करते हैं, जिस तरह से एनाटॉमी जो है वो इस शरीर की संरचना से डील करती है, बिल्कुल उसी तरह से सोशल एनाटॉमी जो है हमारे आसपास की सोसाइटी की कम्युनिटी की स्ट्रक्चर से डील करती है। क्या है ये स्ट्रक्चर? हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एज ग्रुप, सीनियर सिटीजन कितने हैं, बच्चे कितने हैं, युवा कितने हैं, उनके ऑक्यूपेशन क्या है, उनका न्यूट्रिशन हेल्थ लेवल क्या है। तो ये सब हमारा उसमें स्कूल्स, इंडस्ट्रीज, ये सारा हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा से भी हो सकता है, सर्वे से भी हो सकता है। फिर इसके बाद आता है एक्चुअली जो सोशल एनाटॉमी है, ये हमें एक बैकग्राउंड फिनोमिना देती है स्ट्रक्चर एक पॉपुलेशन का जानने के लिए। उसके बाद आता है सोशल फिजियोलॉजी। सोशल फिजियोलॉजी क्या है कि जिस तरह से हम अगर ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं तो उसके नॉर्मल फंक्शनिंग, उसके बायोकेमिकल लेवल्स और उसके नॉर्मल लेबोरेटरी लेवल्स की बात करते हैं कि वो स्वस्थ तभी कहा जाएगा जब उसके बायोकेमिकल लेवल सारे नॉर्मल रेंज में आए। तो इसी तरह से सोशल फिजियोलॉजी क्या करती है, फंक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के फंक्शंस को रीड करती है, जो कि हमारी कम्युनिटी के हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। तो वो फंक्शंस क्या है कि क्या चल रहा है कि जैसे उन्हें अगर हाउसिंग है तो किस तरह की, और दूसरी बात उनका न्यूट्रिशन क्या है, हेल्थ क्या है, कस्टम्स क्या है, बिलीफ्स क्या है, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, क्योंकि ये सब सीधे सीधे इफेक्ट डालते हैं पर्सन की एक सीधी हेल्थ पे। फिर उसके बाद आता है सोशल एनाटॉमी कर ली, सोशल फिजियोलॉजी रीड कर ली, सोशल पैथोलॉजी यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ के अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द डिस्टरबेंसेस इन द सोसाइटी, किस वजह से। तो डिस्टरबेंस कैसे कि विरुद्ध बिहेवियर, जो कि व्यवहार में हमें नहीं करना चाहिए उस तरह का व्यवहार, यानी रॉबरीज, थेफ्ट्स, मर्डर्स या कुछ भी असामान्य, सामान्य से हट के अगर बिहेवियर करते हैं तो वो पैथोलॉजी में आता है। जैसे हमारी बॉडी के सेल्स नॉर्मल से हट के अगर बिहेव करते हैं तो वो पैथोलॉजिकल हो जाती है।
तो ये सब हम तीनों पढ़ के तो हमें एक डायग्नोस पता चलता है, एक सर्वे, एक डेटा कलेक्ट होता है, तो हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, सोशल थेरेपी यानी सामाजिक एक चिकित्सा के तौर पे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसमें क्या, दो तरह के हमारे एक्शंस लगते हैं, एक लगता है हमारा सोशल एक्शन और एक लगता है हमारा पॉलिटिकल एक्शन। सोशल एक्शन बिल्कुल इस तरह से कि जैसे आप लोगों ने ये एक नोबल कॉज के लिए, बच्चों के लिए एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जैसे आज आप और हम जुड़े हैं, बिल्कुल उसी तरह से सोशल एक्शन में, सोशल एक्शन के लिए पीपल, लोगों को, कम्युनिटी को, पॉपुलेशन को एजुकेट करना कैसे एजुकेट करना, एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी मौलिक शिक्षा देना, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल एक्शन में कुछ वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना, कुछ न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाना। तो इन सब के कलेक्टिव उससे हमारी सोशल थेरेपी होती है, ताकि जिससे कि सोशल पैथोलॉजी को हम रिकवर कर सकें। अब ये सब हमें पता चल गया, और उसके बाद फिर हम आते हैं, हम अपनी इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल के लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हम सभी जानते हैं कि हेल्थ इज a स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. तो लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबिंग, एक इंडिविजुअल की कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबिंग दो तरह से हम उसको देख सकते हैं। पहला है उसके लिए ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट, दूसरा है उसका सब्जेक्टिव कंपोनेंट। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट यानी ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि एक व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं चाहे आप में से कोई है, एक व्यक्ति क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसकी, उसके पास मिनिमम बेसिक रहने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, क्या उसके पास सैनिटेशन की सुविधा है, क्या उसके पास साफ सुथरा पानी की सप्लाई है, क्या उसे एजुकेशन का मौका मिल रहा है। और इसके साथ साथ एक्चुअली तो इसको भौतिक सुखों को या लग्जूरियस चीजों को कलेक्शन की बात करते हैं, जहां पे हमारा योग, जो अब आगे चल के हम अपरिग्रह की बात करेंगे, यहाँ पे मीन्स कंफर्ट्स ऑफ मॉडर्न लिविंग उसको कितनी अवेलेबल है। तो ये तो हो गया उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरा सब्जेक्टिव कंपोनेंट, दैट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे पास सभी तरह के भौतिक सुख हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े हमारे सामान है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, सब कुछ है, लेकिन क्या वाकई ही उन सबको भोग कर हम भौतिक सुखों की बात की ना हमने ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट में, तो क्या वाकई उससे हमें हेल्थ मिली, उससे हमें हैप्पीनेस आई, एक इनर पीस मिली, क्या हम उन चीजों से सेटिस्फाइड हैं। तो ये सब आता है हमारा सब्जेक्टिव कंपोनेंट में। तो हम भौतिक साधनों को जुटा के उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप्रेज कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होगी, वो इंप्रूव होगी हमारे आज की जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, वो है योगिक लाइफस्टाइल। आयुर्वेद में बताए हुए, उसमें भी कई तरह के लाइफस्टाइल हमें बताए, दिनचर्या का दिया गया, हमें ऋतुचर्या के बारे में बताया गया, अधारणीय वेगों के बारे में बताया गया, धारणीय वेगों के। तो इन सबको जब हम न सिर्फ सुनना, न सिर्फ पढ़ना, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करके, तो वो ही एक योगिक लाइफस्टाइल बन जाएगा, जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिजीजेस से हमें प्रिवेंट करेगा। तो योगिक लाइफस्टाइल पे आ जाती हूँ मैं। अब योगिक लाइफस्टाइल के बारे में हमें ज्यादातर हम सब जानते हैं कि पतंजलि ने योग दर्शन में, और लेकिन मैं आज जिन दो लोगों का और या दो ग्रंथों का और नाम लेना चाहूंगी, वो है घेरण संहिता महर्षि घेरण की, और दूसरी है हठ योग प्रदीपिका स्वामी स्वात्मा राम जी की, मैं उनका भी चर्चा करना चाहूंगी। तो घेरण संहिता ने योगिक, अगर हम योगिक लाइफस्टाइल एक ढूंढने जाते हैं, तो उन्होंने एक टर्म मेंशन की है, घटस्थ योग। घटस्थ, घट, घट मीन्स घड़ा। तो उन्होंने एक्चुअली घटस्थ योग जो है शारीरिक योग के तौर पे है। तो घटस्थ योग, जैसे ही मैं घट बोली तो हमने एक आंखों में, एक दिमाग में एक घड़े जैसी आकृति हमारे सामने आ गई, जो मिट्टी की बनी हुई है। अब ये घड़ा खाली भी हो सकता है, ये घड़ा भरा भी हो सकता है। तो अभी ये हमारा शरीर जो है वो विदाउट किसी भी अच्छे सकारात्मक ऊर्जा से खाली है,
और अगर हम इसको यौगिक लाइफस्टाइल या घेरंड के द्वारा बताए गए या पतंजलि के द्वारा बताए गए अष्टांग योग से हम अगर भरते हैं तो ये घड़ा भर जाएगा। तो ये शरीर जो हमें दिखता है और शारीरिक योग को ही उन्होंने घटस्थ योग के तौर पे लिया। तो इसका मतलब ये है कि यौगिक लाइफस्टाइल एक फिटनेस को पाने का रास्ता नहीं है, अपनी फिजिकल एंड्योरेंस को बढ़ाने का रास्ता नहीं है। एक्चुअली इट इज अ मीन टू चेंज आवर एटीट्यूड, आवर हैबिट्स एंड आवर फिलोसफीज टुवर्ड्स लाइफ। तो ये सब हमारा जो है यौगिक लाइफस्टाइल से ही पॉसिबल हो पाएगा। हिरण जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगा समम बलम, नास्ति ज्ञानात परो बंधु, न ही अहंकारात परो रिपु। यानी माया के समान कोई पाप नहीं है और योग के समान कोई शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है, ज्ञान के समान मित्र और अहंकार से बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता। तो घेरन ने 4 विषय चुने, इसमें पहले माया की बात करी। तो माया की बात करें कि माया के समान कोई पाप नहीं है। माया एक्चुअली मनुष्य, माया जब तक ये अस्थिरता क्रिएट करती है हमारे अंदर, ये जो बाहरी हमें दुनिया दिख रही है या ये भौतिक सुख दिख रहे हैं, ये हमारे अंदर एक अस्थिरता की भावना लाती है, हमारे चित्त को, हमारे माइंड को स्थिर नहीं होने देती। तो और ये माया जीवन में यही हमें सुख भोग विलास की ओर भगाती है, हमें योग के मार्ग पे, हमें यौगिक लाइफस्टाइल को जीने से रोकती है। तो इसमें हम ये मानते हैं कि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। कैसे कि कैसे हैप्पीनेस के पीछे हर आदमी, हर व्यक्ति एट द एंड ऑफ द डे ही इज रनिंग बिहाइंड हैप्पीनेस। कैसे कि ये जो हमारा माइंड है ना, ये हमारी सेंसेस के थ्रू हमसे सब कुछ करवा रहा है। एक्चुअली हमारी आंखें एक अच्छी मूवी को देख रही है या एक अच्छी गाड़ी को देख के अल्योर हो जाती है या प्रभावित हो जाती है, या दूसरों की किसी ज्वेलरी को देख के हमारे मन में उसको पाने की इच्छा आती है। वो एक्चुअली आंखें नहीं कर रही, वो हमारा माइंड ही आंखों के थ्रू। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मुझे अभी याद आ जाए कि मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है, वो फला आइसक्रीम मुझे अच्छी लगती है और मुझे अभी खानी है, अभी खानी है। वो एक्चुअली मेरा माइंड मेरे जीभ के थ्रू मुझे वो आइसक्रीम अभी खानी है, मैं उसको लेने जाऊंगी, मैं उसे खा के छोड़ूंगी। तो वो चीज मुझे अपनी तरफ बांध के रखे है, जो हमें स्टेबल नहीं होने देता और हमारी सेंसेस के थ्रू हमें लगाए रखता है, बहिर्मुखी रखता है, हमें इस मोह माया में हमें डाल के हमें जकड़ के रखता है। तो फिर क्या रास्ता है? चित्त वृत्ति निरोधा हम सभी जानते हैं। तो यौगिक लाइफस्टाइल यानी क्या है? इस चित्त को कंट्रोल करना, यानी डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। और आजकल की सिनेरियो में हम देखते हैं कि कोविड के टाइम में अनुशासन के अलावा हमारे कुछ काम ही नहीं, सब बाहर का खाना छूट गया, हमें हाथ धोने पड़े, हमें मास्क लगाना है, ये सब अनुशासन हमने अपनाया। तभी देश आज एक बहुत अच्छी स्थिति में, एक गर्व करने वाली स्थिति में कोविड को कंट्रोल कर पाया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे दूसरे जितने भी लोग इसमें लगातार जुटे रहे। अब इस पे हम बात करें तो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे अब हेल्थ के कॉन्सेप्ट में से हम 2 डायमेंशन उठाएंगे, फिजिकल डायमेंशन एंड मेंटल डायमेंशन। तो फिजिकल डायमेंशन क्या है कि अ पर्सन इज सेड टू बी फिजिकली फिट when his body organs are functioning perfectly and up to its optimum capacity। यानी एक तो परफेक्शन की बात करी और दूसरी ऑप्टिमम कैपेसिटी की बात करी। और ये सब हम कैसे जान सकते हैं? उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके, उसके एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स देके, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करवा के। तो अब ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स आपके बाइसेप, ट्राइसेप्स, आजकल जिमिंग का जमाना है, हर लड़का हृष्ट पुष्ट अपनी मसल्स को डेवलप करना चाहता है, गर्ल्स भी बिल्कुल टोन बॉडी मेंटेन करना चाहती हैं। तो ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हमारे लिए कहाँ से आ जाएंगी? ये हमें यौगिक लाइफस्टाइल दिलाएगा और उसमें मेंशन किए हुए आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन हमें हेल्प करेंगे।
तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति उन मशीनों पे जा सके, उतना पैसा, उतने पाउडर खा सके। तो हम इसको एक सिंपल वे में यौगिक जो अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसी तरह आयुर्वेद में व्यायाम का भी मेंशन किया है। तो दूसरी बात करती हूँ मैं मेंटल डायमेंशन की। एक कहते हैं कि एक साउंड माइंड जो है वो एक साउंड बॉडी में रहता है। तो फिजिकली ये बॉडी दिखती है, जब ये बॉडी होती है तभी उसके अंदर हम माइंड की कल्पना कर सकते हैं। तो अ पर्सन इज सेड टू बी मेंटली हेल्दी व्हेन ही इज इन कोऑर्डिनेशन विद इट्स सराउंडिंग, इन हार्मनी विद इट्स सराउंडिंग। उसका अपने कुलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ एक अच्छा माधुर्य का व्यवहार और माधुर्य का रिलेशन जब मेंटेन है। और उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात बोली, व्हेन ही फील्स सेटिस्फाइड व्हाट ही पोजेसेस, जो भी उसके पास है उसमें वो संतुष्टि महसूस करे। तो बताइए, मॉडर्न का हेल्थ का कॉन्सेप्ट ये चीज हमें बता रहा है। तो योगिक लाइफस्टाइल में ये पहले से ही कहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? संतोष, नियम में आते हैं, फॉलो करके, अपरिग्रह को फॉलो करके, तप को फॉलो करके। तो अब बात आती है कि हम ये सब तो हमें पता लग गया कि फिजिकल डायमेंशन किसका है, कि फिजिकली फिट व्यक्ति कौन सा होगा, मेंटली फिट व्यक्ति क्यों होगा। तो अब हम बात करते हैं कि भी हमें कुछ एक चीजें हमें फिजिकली फिट करने के लिए और मेंटली फिट करने के लिए हमारे योग के ग्रंथों ने, जिन 3 ग्रंथों का मैंने नाम लिया, मैं आज उन्हीं पे ज्यादा ध्यान दूंगी कि उन्होंने हमें बताया। तो पतंजलि के 5 यम और 5 नियम हम सब शायद जानते भी हैं और हमने सुने भी है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है। मैं आज 5 और जो एक्स्ट्रा हठ योग प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने मेंटली हमें साउंड करने के लिए 5 और जोड़े हैं। मैं इन पांचों के साथ उन पांचों का नाम भी लेना। तो 10 यम, 10 नियम हमें हठ योग प्रदीपिका से बहुमूल्य जानने को मिलते हैं। तो अहिंसा हम सब जानते हैं कि किसी को कष्ट ना देना, जरूरी नहीं है कि कुछ भी हम हिंसा करें या कुछ भी। नो, हम अपनी किसी को भी दुख ना दें, किसी को भी हमारी वजह से परेशानी ना हो किसी भी तरह का। और सत्य, ट्रुथफुल, उसके महात्मा गांधी ने 2 टूल, अहिंसा और सत्य, अभी हेतु मैम ने याद किया महात्मा गांधी को, तो कहते हैं कि उन्होंने अहिंसा और सत्य 2 ही टूल लेके वो चले थे और उससे पूरा देश आजाद करवाने के रास्ते पे वो आगे आए। तो जान लीजिए कि इसके अलावा बाकी के भी अगर यम नियम हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो हम कहाँ पहुंच सकते हैं। तो अहिंसा, सत्य, असत्य, यानी किसी की भी कोई चीज जो हमारी नहीं है उसको क्लेम ना करें हम। और उसके बाद ब्रह्मचर्य, जो कि हमारे आयुर्वेद के भी, हमारे आयुर्वेद में भी फॉलो करने की, उस स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करने की मेंशन आती है। और अपरिग्रह, यानी भौतिक सुखों को ज्यादा से ज्यादा बटोरना और बटोर के उससे मोह रखना, ऐसा हमारे यौगिक लाइफस्टाइल में कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, गर्मी का मौसम है और गर्मी है तो हमें एक एसी की जरूरत है। एक रिक्वायरमेंट, एक लेवल तक, एक स्टेटस मेंटेनेंस तक हमें हर चीज चाहिए। ठीक है ना, गर्मी है तो हमें एसी की जरूरत भी है, कूलर की जरूरत भी है, लेकिन उससे ज्यादा, हद से ज्यादा रखें तो कहीं ना कहीं खतरा है। तो अब मैं बात करती हूँ कि हमारे स्वात्मा राम जी ने उसमें कौन से और जोड़े। तो उन्होंने जोड़े क्षमा, धृति। क्षमा यानी पेशेंस, टॉलरेंस, जिसकी कमी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम आसपास के लोगों में भी देखते हैं। दूसरा धृति, धृति क्या है कि स्टेडफास्टनेस, प्रिजर्वेंस, दृढ़ता। यानी अगर आप योग के रास्ते पे अगर जाना चाहते हैं या योगिक लाइफस्टाइल को अपनाना चाहते हैं तो आपको ये मेंटल एट्रीब्यूट जरूर होना चाहिए कि दृढ़ता से विश्वास रख के आप इस पद पे पकड़िए, वरना रहने दीजिए। और ये सब चीजें कोई इतने ज्ञान की या इतनी बड़े भारी भरकम उसकी नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल सिंपल चीजें हैं जो कहीं अगर हम अपने व्यवहार को चेक करें, हमसे अगर छूट गई है तो हम धीरे धीरे उनको फिर से अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना सकते हैं। उसमें हमारा कोई मूल्य नहीं लगने वाला। तो उसके बाद धृति जो है हमारी इनडिसिसिवनेस को ओवरकम करने की बात हो रही है। उसके बाद आता है दया। देखिए, दया का एक प्राणी मात्र के प्रति दया, कंपैशन, क्योंकि ईगो और सेल्फ सेंटर्ड हमेशा दया से दूर ले जाती है।
फिर आता है अर्जवम। अर्जवम आप जानते हैं, दया आर्जवम मिताहारम शौचम चैव यमादश, ये उन्होंने 10 बताए यम। अर्जवम मीन्स ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी काम के प्रति, ईमानदारी से अपनी लिमिटेशंस को भी पहचानना, ठीक है ना। और उसके बाद बात करते हैं मिताहार की। अब मिताहार के बारे में कौन नहीं बताता, आयुर्वेद भी कहता है कि सत्व आहार, सत्व सात्विक भोजन करना है, कम मात्रा में खाना। योगी को हमेशा अपनी फुल कैपेसिटी से थोड़ा कम का, एटलीस्ट 1/4 खाली छोड़ के खाना चाहिए। और आयुर्वेद में हमें ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग बहुत सारी गाइडलाइंस आहार के ऊपर डिटेल में मिल जाती है। फिर आता है शौच। कहते हैं कि एक साफ सुथरे शरीर में ही एक साफ सुथरा मन वास करता है। तो शौच यानी शारीरिक शुद्धि और दूसरी मानसिक शुद्धि। फिर आता है हमारे पास 10 नियम, और 5 नियम पतंजलि के बताए हुए, उन्हीं में 5 हठ योग प्रदीपिका के स्वात्माराम जी ने ऐड कर दिए। तो मैं पहले पतंजलि वाले बात करती हूँ। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो अब हम लेते हैं इसको हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग। तो तप, तप मीन्स पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इन योगा प्रैक्टिस, अपने आप को बदलना, बदलाव करना, यानी अपने आप को डिटर्मिन्ड एफर्ट से अपनी किसी कमी को दूर करना। संतोष, अगेन सेटिस्फेक्शन की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी करी। फिर आता है आस्तिक्यम। इन्होंने मेंशन किया कि आस्तिक्यम, कि अगर आपको गॉड की या सुप्रीम पावर की या सुप्रीम सोल की प्रेजेंस पे भरोसा नहीं है, तो योग मार्ग पे चलने से पहले ये नियम अपना लीजिए कि यू हैव टू हैव फेथ। चाहे वो किसी भी धर्म में है आप, लेकिन एक प्रभु के प्रति या एक स्पिरिचुअलिटी के प्रति आपको एक फेथ रखना बड़ा जरूरी है। फिर आता है दानम, ईश्वर पूजनम। दानम यानी चैरिटी करना, जेनरोसिटी रखना। और उसके बाद आती है ईश्वर पूजनम यानी वर्शिप। अब आप कहेंगे अभी आप आस्तिक्य की बात कर रहे थे, अभी ईश्वर पूजन की बात। आस्तिक्य क्या है? कल्टीवेशन ऑफ फेथ पैदा करना अपने अंदर। और ईश्वर पूजनम एक्ट ऑफ वर्शिप करना, बाकायदा डेली अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना। चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे कुछ भी भगवान को आप मानते हो, किसी भी धर्म को आप मानते हो। फिर उसके बाद आता है सिद्धांत वाक्य श्रवणम, यानी अच्छी बातों को सुनना, उसे ग्रास्प करना या अच्छे लिटरेचर पढ़ना। ह्री, ह्रीम यानी मोडेस्टी, नम्रता का गुण रखना, विनयशीलता रखना, ह्यूमिलिटी रखना। मति, इंटेलेक्ट, विवेक, यानी एबिलिटी टू डिफरेंशिएट कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसका ध्यान रखना। जब एक ही मंत्र को, तो हमारे माइथोलॉजी में हमें बहुत सारे मंत्र ऐसे मिलते हैं। मंत्र को जाप करना किसी भी तरह से या किसी तरह का पाठ करना, और उसे हुतम, हुतम यानी होम, यानी कुछ भी रिचुअल्स परफॉर्म करना। और हमारे, अगर मैं कुरुक्षेत्र की लैंड से बोल रही हूँ, कुरुक्षेत्र की धरा से बोलती हूँ, तो कृष्ण तो कहते हैं कि भी अगर आप कर्म को निष्काम भाव से करके मुझे होम कर दें, तो वो भी एक तरह का हवन है। तो ये 10 यम और ये 10 नियम अनलॉक स्पिरिचुअल गेट्स। ये गोल्डन कीज हमें अपनी लाइफ में लानी पड़ेंगी अगर हम वाकई ही कुछ एक विचार सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं। तो मैं फिर बात करती हूँ कि महर्षि घेरन जो कहते हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों से मनुष्य का जन्म होता है। किसी राजा के घर जन्म लेना है या किसी साधारण व्यक्ति के घर, वो हमारे हाथ में नहीं है। परंतु हमारे उचित विचार, उचित व्यवहार और उचित कर्म, हमारे इनका जो फल हमें ना आज नहीं मिलेगा, लेकिन उसका बाद में परिणाम सामने आता है। तो जब हमारा जीवन संयत, संतुलित और सकारात्मक हो जाता है ना, तो ये निषेधात्मक कर्म उत्पन्न नहीं हो पाते। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? योग के मार्ग को अपनाना होता है। अब बात करते हैं कि योग के मार्ग को अपनाने के लिए हमें करना क्या है। तो मैं घेरन संहिता से फिर से एक बार आपको
वो कहते हैं कि जैसे हमने यम नियम की बात करी ना, तो उन्होंने बोला कि मेरा पतंजलि ने अष्टांग योग की बात करी है, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। लेकिन हिरण संहिता जो है वो 7 स्टेप्स की बात करते हैं। उसका नाम हम दे सकते हैं सप्तांग योग के नाम से। तो वो कह रहे हैं कि भी इस सप्तांग योग को करने के लिए सप्त साधन है। तो कौन से सप्त साधन है? शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघवम, प्रत्यक्षम, निर्लिप्तम। अब इसमें से जो शोधन है, अगेन जो हम पहले बात कर रहे थे शुद्धि की, कि शारीरिक शोधन जरूर होना चाहिए, जो कि आयुर्वेद में पंचकर्म, अगर आयुर्वेद पंचकर्म पे गर्व करता है तो यौगिक साइंस जो है वो अपने षट कर्म पे गर्व कर सकती है। तो शोधन, और इसमें जो दृढ़ता, स्थैर्य और धैर्य, ये तीनों अगेन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना है, हमारे मेंटल एट्रीब्यूट्स है, ये जो हमारे अंदर स्टेबिलिटी और फर्मनेस और पेशेंस को लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की, कि हिरण महर्षि लाघवम शरीर के हल्केपन की बात करते हैं, मोटापे की बात नहीं। तो यानी वेट कंट्रोल करना होना चाहिए या करना चाहिए पहले। तो मैं हमेशा अपने जब भी किसी से बात करती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि थोड़ा सा पहले अभ्यंग कर लीजिए, या थोड़ा वॉक शुरू कीजिए, या हल्की फुल्की उनको सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करवाती हूँ, ताकि उनकी जो मसल्स हैं जो आज तक हमने यूज ही नहीं करी, किसी तरह का कोई व्यायाम या आसन या कुछ किया ही नहीं, तो वो उससे क्या होता है कि हमारी तो मसल्स का जो रिजिडनेस है, जो फर्मनेस है, जो एक टाइटनेस है, वो दूर हो जाती है। तो इसमें हमारे आयुर्वेद का बताया हुआ अभ्यंग, आजकल मौसम भी बहुत बढ़िया होने वाला है, तो तेल का अभ्यंग करवा के और सूक्ष्म व्यायाम से हम उनको शुरू करवा सकते हैं। तो हल्कापन होना चाहिए शरीर में। तो फिर उसके बाद आता है प्रत्यक्षम, क्या है? ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता माने जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप किसी गुरु की देख रेख में करना चाह रहे हैं, उसे रिसीव कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। और निर्लिप्तम भाव, यानी मन को अनासक्त अवस्था में रख के, ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए सप्तांग योग की बात उन्होंने की। सप्तांग योग यानी हम अगर ऋषि घेरन की बात करें तो सबसे पहले अगेन वो आ जाते हैं षटकर्म पे। षटकर्म यानी जैसे पंचकर्म के 5 कर्म, षटकर्म यहाँ पे 6 कर्म है। 6 कर्म कैसे? कि धौती वस्ती नेतिस तथा नौली त्राटकम कपाल भाती, कपाल भाती चयतानी षटकर्मानी समाचार। तो धौती, मैं षटकर्म को ज्यादा डिटेल की, ये एक किसी गुरु की या योगा टीचर के या योगा सिखाने वाले की देखरेख में ही करने चाहिए। तो हम इसमें, लेकिन मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगी, ये शरीर का शोधन करना, ये हठ योग प्रदीपिका में भी मेंशन है। तो धौती यानी धौती मुंह से की जाती है आमाशय के एरिया को क्लियर करने के लिए, तो इसमें कुंजल क्रिया और धौती के भी डिफरेंट टाइप्स मेंशन है। वस्ती पकवाशय के एरिया को क्लीन करने के लिए, जैसे हमारे आयुर्वेद में भी मेंशन है। नेति जो है, सूत्र नेति है, जल नेति है, ये उधर्व जत्रु को क्लियर कर देती है। और उसके बाद नौली की अगर हम बात करें तो ये एब्डोमिनल वॉल की फ्लक्टिंग मूवमेंट्स के साथ इंटरनल एब्डोमिनल विसरा, जिसमें कि आज पेनक्रियाज, स्टोमक, किडनीज, इंटेस्टाइन्स सब आ जाता है। और हम जानते हैं कि सभी रोगों का जड़, यानी आजकल जैसे इंडिया लीडर बनता जा रहा है हमारे डायबिटीज में, और इस तरह से मतलब ज्यादा बीमारी देखने को मिल रही है। तो ये नॉली एब्डोमिनल विसराज की एक तरह से मसाजिंग मूवमेंट है, और इसका बहुत दूरगामी परिणाम है अगर हम धीरे धीरे किसी की देखरेख में इसको सीखना शुरू करें। त्राटक, त्राटक यानी आईज की एक तरह से और ब्रेन पे असर डालने वाली। और कपालभाति, कौन नहीं जानता इसको, हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं। रेस्पिरेटरी, एक वॉलेंटरी रेस्पिरेटरी मूवमेंट, एक खास तरह की। तो इनमें से हम मिनिमम चीजें जैसे कुंज
ये हमें पंचकर्म के लिए क्या होता है कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि हम बीमार हुए तभी पंचकर्म, एक स्वस्थ व्यक्ति को भी हॉस्पिटलाइज्ड होके अंतरंग विभाग में रह के ही करवाना चाहिए। लेकिन इनमें से कुछ कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि जो षटकर्म में ऐसी हैं कि जो हम क्लीनिंग प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, और एक बार किसी से सीख के किसी की देख रेख में, और उसे हम धीरे धीरे फिर घर में भी परफॉर्म करके और उनका फायदा उठा सकते हैं। अब फिर सेकंड स्टेप पे आ जाती हूँ मैं, आसन। स्थिर सुखम आसन, यानी जिस भी पोस्चर में आपको स्थिरता है और कंफर्टनेस है, वही आपके लिए आसन बन जाता है। और हैरानी की बात यह है कि 84 लाख योनि है, तो 84 लाख उनके पोस्चर देके उतने ही आसन थे, जिनमें से 84 यानी 84 मेन है, और उनमें से भी 32 मेन घेरन संहिता ने मेंशन किए हैं। लेकिन मेरा इसके बारे में ये विचार है कि आज की डेट में अगर मैं देखती हूँ कि कामकाजी महिलाएं, कामकाजी पुरुष हैं, सारे ज्यादा समय हम अपने आपको नहीं दे पाते, तो हम इतना कर सकते हैं कि हम अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे मेंटेन करें। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति कर पाए, कुछ एक हम हो जाता है गड़बड़, लेकिन अगर हम स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी टाइमली, जैसे यंग बच्चे अगर हमारे से जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा वो है कि वो इस चीज को समझे। तो जैसे हमारी स्पाइन है, वर्टिब्रल कॉलम है, मैं मेरा ये मानना है कि यहीं से सारे जो नर्व्स हैं, यहीं से सारी सप्लाईज, जो वो वर्टिब्रल कॉलम अगर ठीक रख ले, काफी हद तक हम अपने आप की कुछ एक मसल प्रॉब्लम्स या इनसे थोड़ा सा अपने आप को बचा सकते हैं एक एज तक। तो उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट, स्पाइन की बैकवर्ड मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट, अब कैसे, तो मेरे विचार में फॉरवर्ड बेंडिंग, यानी सबसे पहले तो हम ताड़ासन को एक हिस्सा बना सकते हैं, फिर पाद अंगुष्ठ को एक हिस्सा बना सकते हैं, फिर बैकवर्ड में अर्ध चक्रासन, साइड में बेंडिंग के लिए अर्ध कटी भी हम अगर कर सकते हैं तो त्रिकोण आसन। और आप देखते हैं कि हमारे जो इंटरनेशनल योगा डे होता है, तो उसमें योगा प्रोटोकॉल में ये सारा उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। अगर फिर भी हम इतना भी नहीं कर पाते, तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ और 3 आसन मैं काफी लोगों को करवा के देखे हैं, उनसे भी उनको काफी रिलैक्सेशन मिलती है, क्योंकि हम सारा दिन बैठे रहते हैं या खड़े होके काम करते हैं, तो हमारी स्पाइन जो है और हमारे घुटने जो है, दे आर द मेन सफरर ऑफ आवर बॉडी। तो उसमें हम सबसे पहले सिर्फ सिंपल, बहुत ही सिंपल भुजंगासन, शलभासन और मकर आसन में रिलैक्सेशन और शवासन, इससे भी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स काफी हद तक शुरुआती उसमें सिखाइए, फिर उन्हें और आगे के आसन बताइए। और अगर बहुत ज्यादा आपका जो पेशेंट है, या जो भी व्यक्ति है और सीखने में, तो और नहीं तो एक्सट्रीम फ्लेक्शन स्पाइन की आगे की तरफ और बैकवर्ड, वो 2 ही आसनों में होती है, पश्चिमोत्तानासन और धनुरासन, जिसमें संपूर्ण स्पाइन हम बॉडी को फॉरवर्ड उसमें ले जाते हैं, कॉन्वेक्स शेप में और कॉनकेव में। तो ये दोनों, मेरा ये मानना है कि शुरू में ना बता के उन्हें छोटे छोटे हल्के हल्के भुजंगासन, शलभासन, मकर आसन और ताड़ासन, अर्ध चक्र, अर्ध कटी चक्र, इस तरह की ट्विस्टिंग मूवमेंट्स या इस तरह के बता के आप उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी को धीरे 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 इंप्रूव करके, साथ में अभ्यंग को उनकी लाइफ का हिस्सा बना के आप इस तरह से बहुत सारे लोगों को ठीक कर सकते हैं। उससे वजन भी कंट्रोल होगा धीरे धीरे, हालांकि डाइट का अपना रोल है, ये नहीं कि रोज अपना फास्ट खाता रहा और फिर बोले कि जी मेरा वजन कम नहीं हुआ, नो ऐसा। फिर उन्होंने चौथा स्टेप बताया मुद्रा। मुद्रा की बात हम एक्चुअली अष्टांग योग में हम बाद में करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुद्रा भी लिया। मुद्रा से एक्चुअली स्थिरता आती है। हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक प्राण ऊर्जा फ्लो करती है, और वो प्राण ऊर्जा हमारे उंगलियों के रास्ते से, हमारे पैरों के रास्ते से और हमारे सिर के ऊपर के रास्ते से बाहर निकल जाती है, वेस्ट हो जाती है। और इस ऊर्जा को हमें अपनी ही बॉडी में अंतर्मुखी करके, इसी वाइटल एनर्जी से हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आपको पता है ज्ञान मुद्रा, इस तरह जैसे 5 उंगलियां हैं, 5 महाभूत हैं, तो वायु मुद्रा, अग्नि मुद्रा, इस तरह से सारी मुद्राएं मेंशन।
यहाँ पे मैं एक जो हमारी रूटीन में इस तरह की मुद्राएं हैं, इसमें भी डिटेल में काफी है, हर चीज पे अलग अलग समय पे अलग अलग डिस्कशन भी हो सकती है, लेकिन अभी मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा ही ले। इसमें मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी कि जो हम शल्य हमारे विशेषज्ञ जो यूज करते हैं, उनके पास डेली पाइल्स या फिस्टुला या इस तरह के पेशेंट आते रहते हैं। तो मेरे को ये महसूस हुआ, और प्लस गायनी में भी जैसे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के लिए अब जरूर कोई ना कोई एक्सरसाइजेज और क्या एक्सरसाइजेज या इस तरह की जरूर कराते हैं। तो इस पे हमारे जो शल्य विभाग के लोग हैं, एक सिंपल सी अश्वनी मुद्रा जो कि घोड़ा इसको इस्तेमाल करता है, वो ये अपनी एनल स्फिंक्टर को संकुचित करके खींचना, उसको ढीला छोड़ना, खींचना, उसको ढीला छोड़ना। तो ज्यादातर तो ये पद्मासन में बैठ के और हम करें तो अच्छा है, लेकिन मैं हर हर चीज को रिजिडिटी में नहीं देखती, तो मैं पेशेंट को ये कहती हूँ कि ठीक है, सारा दिन हम बिजी रहते, कोई बात नहीं, तो रात को जब आप लेटे या जब भी आपको याद आ जाए, तो ये वाली एक्सरसाइज, क्योंकि सारा दिन हम बैठे रहते हैं हमारी पेल्विस के ऊपर, उसके इंटरनल मस्कुलर सिस्टम के ऊपर की वजह से कभी ना कभी देर सवेर ढीलापन आता ही है। तो अश्वनी मुद्रा मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना, हो सकता है जो भी बता रही हूँ आप उससे सहमत ना हो तो कोई बात नहीं, तो उसमें काफी हेल्प कर सकता है। उसके बाद उन्होंने बोला प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी बाहर बहिर्मुखी चित्त को, मैंने अभी बताया कि एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड हैप्पीनेस, और ये चित्त हमारा हमारी डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमें टिकने नहीं देता, हमारा मन। तो कहते मन बंदर की तरह है, ये कभी काबू आता ही नहीं है। तो प्रत्याहार यानी इसको बाहर से विड्रॉ करके, बड़ी गुड लैंग्वेज में हम पढ़ते कि इसके विषयों से इसको विड्रॉ करके इसको अंदर करना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जब भी हमें मौका लगे हम आंखें बंद करके और अपने आप को, जो हमें बहुत मूवी मूवी अच्छी याद आ रही या कुछ भी आ रहा, उससे अपने आप को थोड़ी देर के लिए विड्रॉ करके, अभी मेरे को ये नहीं, तो मैं आंखें बंद करके अपने आप को कुछ भी ना करूं, तो एटलीस्ट अपने आप को ढीला ही छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, या अपनी रेस्पिरेशन नहीं, बहिर्मुखी चित्त को अंदर करना, ये एक तरह से प्रत्याहार। तो ये स्टार्ट होता है यहीं से, धारणा ध्यान और समाधि की शुरुआत होती है। लेकिन उससे भी पहले हमने आसन के साथ हमारा जो कॉम्बिनेशन में कॉम्बो में मिलता है हमें, वो है प्राणायाम। प्राणायाम हम सब जानते हैं कि ब्रीथिंग से रिलेटेड, और ब्रीदिंग से रिलेटेड, और कौन नहीं जानता कपालभाति को, कौन नहीं जानता कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी। लेकिन हर व्यक्ति टीवी ऑन करके उसे कर ले, ये ठीक नहीं है। क्यों? कुछ हीट क्रिएट करने वाले हैं, कुछ शीतलता पैदा करने वाले हैं, तो जरूर किसी से पूछकर, किसी की देख रेख में एक बार सीख के तभी इसको परफॉर्म करें। सिंपली टीवी खोल के, क्योंकि इसमें एक रेशियो है न्यू बिगिनर्स के लिए, सांस लेने की, रोकने की, 1:2, 2:2 से शुरू करते हैं, बाद में बाय स्टेप, जैसे आप पहली क्लास पढ़ते हैं, दूसरी क्लास पढ़ते हैं, तीसरी पढ़ते हैं, तो तभी पढ़ाई सही होगा ना। 9th के बाद 10th होती है, 10th के बाद 11th होती है, तो ये भी स्टेप बाय स्टेप ही हमें करना होता है। और उसके बाद आता है ध्यान, यानी तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, जब आप अंदर ध्यान लगाते हैं, ध्यान समाधि, ये बहुत ही अपर स्टेजेस है। हम अभी फिलहाल योगिक लाइफस्टाइल जो एक नॉर्मल उसमें हम कर सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें मैं एक चीज और, अभी ये मैंने सारा फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड आपको बताया। अब मैं आ जाती हूँ अगेन मेंटल फिटनेस के ऊपर, जो मैंने अभी पीछे मेंटल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन की बात करी थी, ये सारे जितने भी मैंने अभी बताए कि फिजिकल फिटनेस को, फिजिकल डायमेंशन को अचीव करने के लिए हमारी हेल्प कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ तैत्तरीय उपनिषद की, जिसमें कि तित्री ऋषि ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए मेंशन किया। उससे पहले मैं ये बताऊं कि हम जो प्रकृति पुरुष है, जो हमारा ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली 5 लेयर्स ऑफ हेल्थ
के तौर पे हम इसको देखते हैं। ये तैत्तरीय उपनिषद से लेकर, तो ये हमारे मेंटल डायमेंशन के बारे में भी बताएगा। इससे पहले मैं एक बात बताऊं कि 70% बीमारियां जो है वो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि साइकोसोमेटिक है। अगर फिजिकली हम डिस्टर्ब है तो हमारा माइंड देर सवेर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और अगर हम माइंड से डिस्टर्ब है तो वो कहीं ना कहीं हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है। तो पंचकोश सिद्धांत कहते हैं इसको, पंचकोश सिद्धांत यानी 5 लेयर्स ऑफ हेल्थ। 5 लेयर्स, 5 की गिनती बड़ी इंपॉर्टेंट है। पंच महाभूत भी हो गए हमारी, पंच लेयर्स आज के बाद मेंटल डायमेंशंस को अपलिफ्ट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आता है अन्नमय कोश, जो आपको दिखाई दे रहा है वो अन्नमय कोश है, यानी जो कि फूड से, भोजन से पोषित होता है, नरिश होता है अन्न। तो जैसा खाएं अन्न वैसा हो तन। तो और फिर मिताहारम की भी हमने पीछे जगह बिखरी हुई मिलती है, और हमें उसको फॉलो, चाहे हम उनमें से एक आदत को भी अपने जीवन में अपना ले तो भी बहुत। दूसरा आता है कोश प्राणमय कोश। प्राणमय, प्राण जो है हमारी वाइटल एनर्जी जो है नाड़ी में, चक्र में प्रवाहित हो रही है, और ये प्राणमय कोश ही एक्चुअली हमारी ऑरा बनाता है। वो सकारात्मक है या नकारात्मक है वो हमें देखना है। और ये जो अन्न हम खाते हैं उससे, और जो ब्रेथ वी टेक, फूड वी ईट कोश, और इसी से हमारी ऑरा का भी निर्माण होता है। उसके बाद आता है मनोमय कोश, हमारा माइंड, हमारा चित्त। यहीं पे डिजायर्स, इमोशंस, फीलिंग्स, रीजनिंग ये सब पैदा होती है। और उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, यानी इससे भी ऊपर का, हायर विजडम का, सिक्स्थ सेंस, किसी किसी कोई कोई कह देता है, फाइनर एबिलिटीज हमारी, और जो हमें बताता है कि नहीं ये वाकई गलत है, ये नहीं करो, ये मत करो, प्लीज मत करो। वो विज्ञानमय कोश विश्लेषण करता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और लास्ट आती है आनंदमय कोश, जो हम समाधि की बात करते हैं, जो हम उस ओंकार से, उस प्रभु से जुड़ने की बात करते हैं, ब्लिस, अल्टीमेट ब्लिस। ठीक है। तो 70% जो हमारी बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक है। हमारे जो थॉट्स हैं वो ही हमारे शत्रु हैं सबसे बड़े। और मैंने बताया कि हमारा जो चित्त है इन्हीं इंद्रियों के थ्रू हमें कर, लेकिन जब हम, मान लीजिए मैंने आंखों से एक बहुत बड़ी गाड़ी देखी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और भी ये चित्त ने आंखों के थ्रू देख ली, आंखों के थ्रू देख ली, तो मुझे लगता है कि अब मुझे ये लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। तो मैं बार बार उसी के बारे में, जितना ज्यादा मैं सोचती हूँ उतनी ही मेरे अंदर उसको लेने की इच्छा पैदा होती है, और इच्छा पैदा होती है तो मुझे एक अटैचमेंट पैदा होती है कि नहीं मुझे ये लेनी है, मुझे ये लेनी है। तो उससे क्या होता है कि मोर आई थिंक, मोर डिजायर डेवलप्स इन मी। तो ये जो अटैचमेंट है ये एक डिजायर पैदा कर देती है मुझे उस चीज को, उस गाड़ी को पाने के लिए। और फिर क्या होता है, वो डिजायर जो है एक जिद बन जाती है, एक हट बन जाती है। अब मुझे हट है कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय सही रास्ते से पैसे से ले लूं चाहे मैं गलत रास्ते से पैसे से ले लूं। और फिर जब वो गाड़ी मैं नहीं ले पाती, या जब वो आईफोन, आजकल बच्चे ये सब नहीं ले पाते, तो फिर उनमें एक निराशा पैदा होती है, और वही निराशा फिर एंगर, क्रोध को जन्म देती है, बिहेवियर को, और वो हमें स्ट्रेस की, और ये स्ट्रेस हमारी बीमारियों का कारण बनती है। ये सब कहाँ होता है, हमारे मनोमय कोश में, जहाँ पे हमारे इमोशंस है। ठीक है ना। और ये हमारा मनोमय कोश जब डिस्टर्ब होता है तो ये हमारे अन्नमय कोश को और प्राणमय कोश को डिस्टर्ब कर देता है। जो वाइटल एनर्जी फ्लो कर रही थी उसको रोक देता है। और हमारे अन्नमय कोश में हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, हमें भूख नहीं लगती, हमें खाना अच्छा नहीं लगता। और स्थान है, जठराग्नि का स्थान है, वो अग्नि जो अन्य 12 अग्नियों को पोषित कर रही है। तो हो गया ना हमारा सारा सिस्टम डिस्टर्ब। तो ये सब इन पंचकोशों के सिद्धांत के ऊपर, और हमने वहां यम और नियम और वो सब बताए, तो इन सब को फॉलो करके हम यौगिक लाइफस्टाइल को अपना के
और मॉडर्न के हेल्थ के कंसेप्ट को सत्य साबित कर सकते हैं। आयुर्वेद तो हमारा है ही है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रोगानुत्पादन नियम, धारणीय आचार, रसायन, क्या क्या नहीं बताया। तो अंत में इसमें इतना ही करना चाहूंगी कि परिवर्तन के लिए सिर्फ एक विचार, एक व्यक्ति या समाज में एक एक्शन ही काफी है। अगर आज का सुन के हम एक भी हैबिट अपने अंदर, एक भी व्यक्ति अगर इसमें से ले लेता है, तो ये आज का लेक्चर सफल हो जाएगा। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि लंबा जीने की इच्छा ना करें, अच्छा जीने की इच्छा करें। और एंड में योग की फिलॉसफी में बात करी मैंने, तो एंड में एक दो लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि हम बहुत पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि ख्वाहिशों के बोझ के तले ए बशर, तू जाने क्या कर रहा है, उतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। ये इतनी तो लंबी हमारी जिंदगी भी नहीं है जितना हम उसके लिए भागा फिर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और डॉक्टर हेतल दवे जी को माइक हैंड ओवर करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा सेशन लिया। और उसमें मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि जो हम ओपीडी में निदान परिवजन और प्रकृति विघात करते हैं, उनमें अगर इन बातों का भी, अभी तो हम आहार विहार का ज्यादा करते हैं, मानसिक भाव का इतना तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो सच में आपने जो शारीरिक और मानसिक जो एक दूसरे के लिए ओवरलैप हो जाते हैं, उसके बारे में बहुत ही बढ़िया आपने डिस्क्रिप्शन दिया। मैम, एक दो क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, मैं एक बार आपको बताती हूँ। डॉक्टर प्रिया सारा मैथ्यू, हमारी यहाँ की सेकेंड ईयर की छात्रा है, उसने पूछे हैं कि आपने जो भी आसन बताए आपके लिए वो जो कंफर्टेबल है वही सही आसन है, इसमें फिर सुखासन और शवासन आदि का क्या संदर्भ हमें संहिताओं में मिलता है? डॉक्टर सीमा जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? नहीं, थोड़ी कम आ रही है। अच्छा जी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ डॉक्टर साहब। स्टूडेंट का ऐसा पूछना है कि जो भी सुखासन आपके लिए कंफर्टेबल है वही सही आसन है, इसमें फिर सुखासन और शवासन आदि का क्या संदर्भ हमें संहिताओं में मिलता है? मैम, आप अगर लैपटॉप से हैं तो आप भी चैट बॉक्स में देख पाएंगे। डॉक्टर प्रिया मैथ्यू 5:14 पे उसने पूछ रखा है, अगर जैसे मैम मैं आपको इसके बारे में फोन से बता दूंगी, आप उन्हें कन्वे कर दीजिएगा बाद में। ओके जी, ठीक है मैम, ठीक है। और एक वो यम और नियम की शाब्दिक अर्थों की निरुक्ति के बारे में ही प्रिया ने पूछा था। आई वांटेड टू आस्क इटिमोलॉजिकल डिफरेंस इन द यम एंड नियम, अर्थों में अंतर क्या है, यम क्या नियम क्या? मैडम, यम और नियम का शाब्दिक अर्थ, यम नियम, योग के जो प्रथम दो अंग है। आवाज आ रही है मैम? हेलो हेलो मैम, आप म्यूट हो गए हैं। डॉक्टर सीमा जी, मैम अनम्यूट करना पड़ेगा। मैम अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम है ना वो। हाँ। जी, ओके जी, हाँ जी। मैंने कहा मुझे नोट करवा दीजिए, आई विल टेल। ओके जी, ओके हाँ, जी। मुझे नोट करवा दीजिए। मैं हाँ अभी बस, देख, हाँ अभी मैं बाद आवाज में का। फोन कर लेती हाँ हूँ मैडम हाँ आपको, हाँ। है ना? जी, ओके ओके ओके। तो आज के व्याख्यान के आपको लिए इश्यू आ रहा है आवाज का, अभी कर। ओके जी, हाँ जी, हाँ। ओके जी, ओके। आवाज का इश्यू है थोड़ा।
जी आपको? जी जी हाँ जी हाँ, मैडम, जी मैं आपको फोन करती हूँ बाद में, है ना, या ओके व्हाट्सएप पे ओके सेंड करती ओके हूँ। ओके ओके। जी जी जी। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से मैं डॉक्टर सीमा जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे निवेदन पे यहाँ आए और हमें इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देकर आपने हमारा बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धन किया। और जैसे हम बहुत बार पहले भी दोहरा चुके हैं, फिर भी आज एक बार मैं फिर से कहती हूँ कि हम विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अच्छे चिकित्सकों का निर्माण करना चाहते हैं। बच्चों में, स्टूडेंट्स में एक जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास करना चाहते हैं, जिससे स्टूडेंट्स अपने आप में ही खोज प्रवृत्ति, शोध के लिए और जिज्ञासा से भरे हो तो वो हमेशा ढूंढते रहेंगे। और ढूंढने वाले को भगवान भी, हम कहते हैं ना कि मिल ही जाता है, तो ज्ञान रूपी भगवान तो मिल ही जाएंगे। तो ऐसी एक अभ्यर्थना के साथ हम लोगों की पहली चॉइस बने, आयुर्वेद लोगों की पहली चॉइस बने, ऐसा हम सोचते हैं। और आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी यहाँ आए और इसके साथ साथ आपने यहाँ एक्टिव भी इसको सुनने में आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर दीक्षा, आप कुछ कहना चाहते हैं? हेतल मैम, जो सवाल अभी पूछ रहे थे मैं डॉक्टर मीनाक्षी, उसका मैं उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। जी जी मैडम, जी मैडम, हाँ, बताइए। तो ये जो यम और नियम में अंतर पूछ रहे थे निरुक्ति रूप में, तो बेसिकली यम शब्द जो है, यम उपरमे धातु से बना है। उपरम यानी शमन के अर्थ में। किसके शमन के अर्थ में? चित्त वृत्तियों के शमन, बाह्य चित्त वृत्तियों के शमन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और नी जो प्रविशेषण लगा हुआ है वह निशेषता, मुख्यतः, यानी चित्त वृत्तियों का निरोध हमको मानसिक भावों के संदर्भ में मिलता है। और नियम का निशेष यानी विशेष रूप से जो हम एक रूटीन फॉलो करते हैं। निशेषता निषेध के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है, विशेष रूप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिसमें कि हमारा बाहरी शारीरिक जो है नियम वो इसमें आते हैं, जैसे कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान इत्यादि। और यम में बेसिकली उपरम चित्त वृत्तियों का, बेसिकली जैसे यम नियम, यम जो 5 प्रकार के इन्होंने बताए हैं, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह इत्यादि। और जैसा कि मैडम बता रही थी, अभी मैं सुन रही थी कि उन्होंने 5 यम की जगह 10 यम और 10 नियम बताए हैं घेरंड संहिता में। तो बेसिकली जो है वो बाह्य चित्त वृत्तियों उपरम के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और बाकी तो डिटेल मैम बता पाएंगे। तो मुख्यतः जो है यही हमारे अष्टांग योग का है कि पहले हम मानसिक शौच से, शारीरिक शौच से, फिर आसनों की तरफ बढ़ते हुए हम समाधि की ओर प्रवृत्त करें। और समाधि भी बेसिकली क्या, हमारे तो आयुर्वेद में ही उन्होंने योग के लिए बोल दिया है, योगे मोक्षे च सर्वेषां वेदना नाम प्रवर्तनम, मोक्ष निवृत्ति निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तकः, यानी मेन अल्टीमेट गोल हमारा मोक्ष की प्रवृत्ति ही है। तो ये बाकी जो हम अपने संहिताओं में भी हम देखते हैं, तो वो अल्टीमेट गोल हमारा मोक्ष की तरफ है, जो कि योग के मार्ग से ही होते हुए जाएगा। और योग भी उन्होंने, आचार्य चरक ने बिल्कुल क्लियरली कट कह दिया है कि आत्मेंद्री मनो अर्थानम सन्निकर्षात् प्रवर्ते, सुख दुख अनरम्माद आत्मस्थे मनसी स्थिर है, यानी कि आप मन को स्थिर करें और फिर निवर्तिते तदुभ्यम वशित्वम चोपजायते स शरीरस्य योग्यास्तम योग्यम ऋषियो विदु। तो मेरा ये मत है, जैसा कि वो बच्ची ने पूछा। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी डॉक्टर मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स की तृषा समाप्त करने के लिए। और मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आज के व्याख्यान में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। रिस्पेक्टेड गीता मैम, आपका आज भी सभी व्याख्यानों में नियमित उपस्थित रहना, मुझे बहुत सारे अन्य लोग भी इस विषय में बताते हैं कि मैडम बहुत ज्यादा ज्ञान पिपासु है, हमेशा उपस्थित रहती है। तो मैडम आपका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और आज के व्याख्यान की हमारी मुख्य स्पीकर डॉक्टर सीमा जी का विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने के लिए आपने तुरंत ही स्वीकार किया। और जो ये अनवरत व्याख्यान माला का जो क्रम है, आप जैसे अनेक स्पीकर ने बहुत ज्यादा मेरा साथ निभाया।
विश्व आयुर्वेद परिषद का साथ निभाया और आप हमेशा आगे भी तत्पर रहते हैं, तो इसके लिए मैं आपका विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वैद्य विरल भाई शाह के लेक्चर आज हम थोड़ा सा इंटरनेट की कुछ कमियों के कारण नहीं करवा पाए। मेरा बड़ा प्रिय सब्जेक्ट बार्ली, जौ के ऊपर चल रहा था और मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि मैं जौ का उपयोग सौमनस्य के लिए, रजस्वलाचर्या में, उसके बाद फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए बहुत सारी जगह हम इसका उपयोग करते हैं। तो विरल भाई शाह, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हम इसी टॉपिक को अगले लेक्चर में जरूर कंटिन्यू करेंगे आगे, और हम उसको आपके पास से बहुत अच्छी तरह से सुनना चाहेंगे और इसको आगे अप्लाई भी करना चाहेंगे। डियर मोना जी, आपने हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में हम दोनों आयुर्वेद में ही होंगे, है ना, इस जन्म में थोड़े से बिछड़ गए हैं। तो आपका हमेशा ज्ञान के प्रति और आयुर्वेद ज्ञान के प्रति जो आपका एक बहुत ज्यादा सकारात्मक पहलू रहता है, एटीट्यूड रहता है, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप हमेशा की तरह कहते हैं कि ज्ञान गंगा में जितना मिला वो बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूंगी कि इस हमारी व्याख्यान माला में मोनालिसा जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार है और आपने अनेक वर्षों तक पत्रकारिता जीवन में अनेक सारे व्यक्तियों को जो मीडिया की सच्चाई जो सामने लाने की आपकी प्रवृत्ति है उससे उजागर किया है, और आज आप आयुर्वेद के लिए भी हमेशा उत्सुक रहती है। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है कि आप हमेशा आकर हम सभी का उत्साहवर्धन करती है, और भी सभी स्टूडेंट्स आज यहाँ उपस्थित हुए, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और हम पेशेंट को स्वास्थ्य से मिलाने के लिए इन सारी यौगिक विधि को कहीं न कहीं जिस मात्रा में भी इंक्लूड कर सके वो अवश्य करेंगे, जिससे आज के स्पीकर के द्वारा दिया गया ज्ञान हम समाज के लिए उपयोग में ला सके। कि विश्व आयुर्वेद परिषद का स्टेज है वो एक ऐसा स्टेज है कि जहाँ निस्वार्थ भाव से कुछ भी लिए बिना के दिए बिना हम एक ज्ञान की गंगा का प्रवाह अनवरत रूप से रखना चाह रहे हैं, रह भी रहा है। हम उसको स्वास्थ्य अनुदान के रूप में लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसी आशा के साथ मैं आप सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आज के व्याख्यान के अंत में मैं डॉक्टर भारती सामोता को शांति मंत्र के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर भारती सामोता। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सभी विद्वज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। स्पेशली आज के स्पीकर हमारे